हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होगे, बेहतर होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मॉडल टेस्ट पेपर 7 सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल टेस्ट पेपर्स करना आप लोगों के लिए। हम लोग ने अब तक 6 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं। 7th नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर आज अपन लोग डिस्कस करके चल रहे हैं। तो पहला है आपके आगे केस सिनेरियो एमसीक्यू। एक्सीलेंस लिमिटेड लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट फॉर सेलिंग। सेलिंग बोले तो सेलिंग का मतलब है ये इनके लिए क्या हो गई, इन्वेंट्री। क्या हो गई, इन्वेंट्री। The company has commenced a new project and expense incurred as follows. The cost of the land is 10 करोड़, cost of construction is 25 करोड़। तो आप 10 करोड़ भी कैपिटलाइज कर दोगे, 25 करोड़ भी कैपिटलाइज कर दोगे। कंपनी ने 10 लाख लगाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स के लिए इन रिलेशन टू प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग। क्या ये डायरेक्टली उन एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो एक्टिविटी करनी जरूरी थी उस बिल्डिंग को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए? नहीं सर, ये डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो आप इनको कहाँ डालोगे? आप इनको डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थी वो ईयर 1 पे तैयार होगी, तो कितना खर्चा हुआ आपका? 35 करोड़ रुपए का आपका खर्चा हुआ, 35 करोड़ का। और उसकी एनआरवी कितनी थी? 40 करोड़ की। विच एवरेज लोअर पे आप दिखाओगे तो 35 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेंट्री दिखेगी। एट द एंड ऑफ ईयर 2 कंपनी ने डिसाइड करा कि वो बिल्डिंग को एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस यूज करेगी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी इंटेंशन चेंज कर ली, अब उनके लिए वो बिल्डिंग क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि अब ये धंधे में इस्तेमाल हो रही है, ये बेचने के लिए नहीं रखी। वो कहता है कंपनी ने फर्दर खर्चा करा 50 लाख रुपए का फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग इट एज अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट नॉर्म फॉर कमर्शियल स्पेसेस। विदाउट दिस चेंजेस ऑफिस कैन नॉट बी सेटअप। भाई सीधी सी बात है ना, पहले आपने हॉल 2 BHK 3 BHK के हिसाब से बना रखा था, अब आपको ऑफिस बनाना है तो आपको कैबिन्स बनाने पड़ेंगे। तो ये आपने एक्टिविटी करी, इस पे खर्चा हुआ 50 लाख का। क्या ये एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड थी उस एक्टिविटी से जो अब आपको बिल्डिंग में करनी है विद रिलेटेड टू, ताकि वो कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम कर सके? हाँ, अगर ये एक्टिविटी नहीं करोगे, कैबिन नहीं बनाओगे, तो कैसे काम करवाओगे उससे कॉर्पोरेट ऑफिस का? तो ये एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड थी उन सभी एक्टिविटीज से जो अब आपकी बिल्डिंग की इंटेंशन के साथ है। तो हेंस आप 50 लाख को भी क्या कर दोगे? कैपिटलाइज। तो अब आपकी बिल्डिंग कितने की आ जाएगी? यहाँ पे आपकी बिल्डिंग आ जाएगी 35 करोड़ 50 लाख रुपए की आपकी बिल्डिंग आ जाएगी। एट द एंड ऑफ ईयर 1 हाउ बिल्डिंग शुड बी क्लासिफाइड, तो वो दिखेगी इन्वेंट्री की तरह। एट द एंड ऑफ ईयर 1 वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी 35 करोड़, 35 करोड़ की आपकी दिखेगी। एट द एंड ऑफ ईयर 2 व्हेन द इंटेंशन इज टू यूज द बिल्डिंग एज कॉर्पोरेट ऑफिस, इट शुड बी क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2 प्रोजेक्ट शुड बी वैल्यूड एट 35 करोड़ 50 लाख रुपए पे आपका प्रोजेक्ट वैल्यू होगा। सुपरकूल लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली इक्विपमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2023 कंपनी ने रिसीव करी ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो 25% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है फॉर द वेरियस पर्पस दैट द कंपनी डीम फिट एंड नो रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली भाई आपने किसी गांव देहात में फैक्ट्री लगाई, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला हम भी आपकी इस निवेश में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप आए हो डेवलपमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने 25% आपको ग्रांट के रूप में पैसा डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसा आप बिल्डिंग के लिए उसके लिए यूज करो, अपनी फैक्ट्री जो भी आपने लगाई है, हमारी तरफ से आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो ये क्या हो गई आपके लिए? ये हो गई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट। इसको कहाँ लेके जाओगे? इसको आप लेके जाओगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। कंपनी ने बोरो करे 10 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और 1 लाख रुपए का उस पर ब्याज भी दे दिया। द कंपनी एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम द फंड ऑफ 10 करोड़ एंड 1 करोड़ वॉज स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। 10 लाख स्पेंड हुए प्रोफेशनल फीस पे नेसेसरी फॉर द इंस्टॉलेशन और 50 लाख रुपए दूसरे रेवेन्यू खर्चों पे। प्लांट एंड मशीनरी 30 सितंबर को रेडी हो चुकी थी। 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है। वो आपसे पूछना चाहता है कि 20 करोड़ की ग्रांट जो आपको मिली है उसका क्या करोगे? तो भाई उसको आप डाल दोगे कैपिटल रिजर्व में। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉग्नाइज ऑन 31 मार्च 2024। तो बताओ 30 सितंबर को कितने की पीपी दिखेगी? तो 10 करोड़ प्लस 1 करोड़ इंस्टॉलेशन में दिए, प्लस 10 लाख प्रोफेशनल को दिए, तो 11 करोड़ 10 लाख रुपए की 30 सितंबर को दिखेगी। 30 सितंबर से 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% इंटू 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि 5% हो गया। तो यहाँ पे दिखेगी 11 करोड़ पॉइंट 10 लाख इंटू 95%। तो 11.1 इंटू 95% 10.545, 10.545 का ये दिखेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ लेके जाओगे भैया? वो तो चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी स्टेटमेंट वो कह रहा है सत्य है, ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट है? प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट तो द सेम शुड बी डिस्क्लोज एट नील वैल्यू। नहीं साहब, ये तो गलत है। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी गलत है। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग टू कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई, यही सही है।
प्लांट एंड मशीन शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एट ऑल, ये भी गलत है। सुपर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट। पेड अप कैपिटल कितनी है? 17,10,000 के हिसाब से, तो 1,70,000 उसके पास शेयर हो गए। रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका फ्री रिजर्व नहीं है, तो इन तीनों का टोटल क्या आ रहा है? 23,50,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख, 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए इन तीनों का टोटल है। फिर डिवेंचर है और अनसिक्योर्ड लोन है, ये आ गया 46,50,000 रुपए। एसेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। सुपर लिमिटेड प्लान करती है बायबैक करेगी 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप ऑन 1 अप्रैल 2024 ₹30 के हिसाब से। बायबैक वो कहता है सभी कंडीशन ने मीट कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 68 के हिसाब से बायबैक ऑफ शेयर मस्ट नॉट एक्सीड 20% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। नहीं जी, बताओ क्या कंडीशन होती है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। हाउ मेनी शेयर ऑफ सुपर लिमिटेड कैन बायबैक अकॉर्डिंग टू द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट? तो 1,70,000 शेयर हैं इंटू 25% शेयर आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आप इतना कर सकते हो। 1,70 इंटू 25%, 42,500, 42,500 शेयर जो हैं आप बायबैक कर सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक एज पर रिसोर्स टेस्ट? तो रिसोर्स टेस्ट क्या होता है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 17 लाख प्लस फ्री रिजर्व 28 लाख डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तभी तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे। तो 17 प्लस 28, इसका 25% डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 37.5, तो 37,500 शेयर आ गए। डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से भी बताना है, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है? डेट बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2:1। डेट कितना है आपका? डेट है आपका 38 प्लस 8.5, 46.5। डेट हो गया आपका 46,50,000 डिवाइडेड बाय 17 लाख की इक्विटी प्लस 28 लाख के रिजर्व। अब इसमें से क्या क्या हटेगा भाई? कैपिटल माइनस करोगे, सीआरआर भी माइनस करोगे, और लॉस ऑन बायबैक कितने का आएगा? 30 का प्राइस था, 10 की फेस वैल्यू, तो 20 का लॉस। ये किसके बराबर होना चाहिए? 2:1 के। तो बताओ जी, एक्स की वैल्यू निकालो जरा, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकलेगी कितनी? 46,50,000 डिवाइडेड बाय 2, 23,25,000 माइनस 17 लाख माइनस 28 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20 और 40 डिवाइड बाय 40, तो 54,375 आपके पास शेयर आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू 54,375। AS19 leases is applicable on the following leases. Lease agreement to explore for use of natural resources। नहीं जी, natural resources such as oil and gas, timber, metal, उन पे ये नहीं लगता। लीगल ओनर ऑफ एन एसेट कन्वे करता है कि दूसरी पार्टी को इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो? लीज रेंटल, और अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट द राइट टू यूज एन एसेट। हाँ, इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ समय के लिए मिलता है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट हमें सही लगती है। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट फॉर आइटम सच एज मोशन पिक्चर फिल्म, नहीं, इन पे भी नहीं लगता। लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड, नहीं जी, इस पे भी नहीं लगता। लीज और लैंड पे भी वो नहीं लगता। हाउ शुड द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो डिविडेंड पेड फॉर ऑल एंटिटी ऑलवेज क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑलवेज क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑन 31st of March 24 श्री राधे श्याम एंटरप्राइज फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश यूनिट्स ऑन दैट डेट इज 530। तो 530 का खर्चा आप कर चुके, तो यूनिट कैन बी फिनिश बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 750। अच्छा, बच्चा ना ये बार बार भूल जाता है कि उसको इसमें एनआरवी कैसे निकालनी है। तो ये किसका केस है? ये डब्ल्यूआईबी का केस होता है। बट मैं आपको केसेस से कराना नहीं चाहता, मैं तो आपके साथ डिस्कशन करके आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो लॉजिकली सही भी कर रहे हैं या आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए। तो मुझे जरा एक बात बताओ, कंसिडर करो, ये कैलकुलेटर मैं आपके पास बेचने के लिए आया, मैं आपको आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि इसको भूल जाते हैं। मैं आपके पास ये कैलकुलेटर लेकर आया, इसमें आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन लगी हुई है। जब मैं आपके पास ये कैलकुलेटर बेचने के लिए लेकर आया तो इसमें ये स्क्रीन नहीं लगी हुई थी। मैंने आपसे कहा कि ये कैलकुलेटर खरीद लो मार्केट में, तो आपने कहा कि देखो बिना स्क्रीन का मार्केट में तो कोई कैलकुलेटर मिलता नहीं है। मैंने कहा नहीं मिलता, तो हमें मार्केट प्राइस तो पता चलेगा नहीं। तो आपने कहा कि सर अगर ये कैलकुलेटर सही होता तो ये कितने का बिकता? तो मैंने कहा 750 रुपये का बिक जाता। तो आपने कहा स्क्रीन लगाने का खर्चा कितना है? मैंने कहा 310 का। तो आप ये बोलोगे ना
कि सर अगर हम आपसे कैलकुलेटर लेते हैं तो 310 तो हमें पक्का खर्च करने पड़ जाएंगे, क्योंकि बिना स्क्रीन के इसका कोई काम ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाएंगे। बिना स्क्रीन के क्या ही करोगे, तो 310 तो हमें वैसे ही लगाने पड़ेंगे, तो 310 तो आप वैसे ही काट दो। आप काटोगे कि नहीं काटोगे, क्योंकि 310 तो आपको खर्चा अगर मैं आपको फोन बेचूं और कहूं कि इसमें बैटरी चेंज करानी है, बाकी फोन वो एकदम चकाचक चल रहा है, बस बैटरी चेंज करानी है, 5,000 रुपए की बैटरी डलेगी, तो आप माइंड में अपने कैलकुलेशन करोगे ना कि यार इतने का नया मिल रहा है, बैटरी इसकी डलवानी पड़ेगी, तो बैटरी तो वैसे ही 5,000 का खर्चा है ही है, वो तो पहले ही कम कर दो, उतने तो मैं दूंगा ही नहीं, अदरवाइज मैं नया जाके ले लेता। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई जितने का नया मिल रहा है 750 रुपए का, और बैटरी डलवाने का खर्चा 310 रुपए का, तो पहले तो बैटरी उड़ा दो भाई, 750 में से बैटरी का तो खर्चा ही उड़ा दो, क्योंकि वो तो आपको डलवानी ही पड़ेगी और वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो 750 माइनस 310, तो अब आपके पास ये पड़ रहा है 440 का। कमीशन उसने कहा था 8% देनी है 750 पे, तो साढ़े कमीशन तो बिके हुए प्रोडक्ट पे दोगे ना जो बिकेगा, तो 60 की कमीशन भी हटा दो, तो 440 माइनस 60 वो आता है 380। कितना आता है? 380। कॉस्ट कितनी है? 530, विच एवर इज लोअर 380, तो किस पे दिखाओगे? 380 कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये आपकी क्या है? ये आपकी है एनआरवी ऑफ WIP। ठीक, एनीवे बढ़ते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की तरफ। तो स्टेट विद द रीजन हाउ द फॉलोइंग इवेंट would be dealt with in the financial statement of हरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अकाउंट्स कब अप्रूव हुआ है? 25 जुलाई को। तो ये AS4 के ऊपर का क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि नेगोशिएशन करा आपने किसी कंपनी के साथ कि एक्वायर करोगे बिजनेस, कब शुरू करा था? 21 जनवरी को, और इन्वेस्ट करे 40 लाख 2 अप्रैल। मुझे जरा एक बात बताओ, 1 मार्च को फोन लगाया महिंद्रा के शोरूम में कि स्कॉर्पियो लेनी है भैया, कितने की पड़ेगी? उसने सभी वेरिएंट के हिसाब से आपको दाम बताने शुरू कर दिए, फिर आपने फाइनलाइज करा, घर पे डिस्कस करा, 4 लोगों से पूछा, फिर आप अप्रैल में गए शोरूम, वेरिएंट फाइनल करके पेमेंट करके आए और गाड़ी बुक कराया, और अगले महीने आपको गाड़ी मिल जाएगी मई के अंदर। तो मैं क्या बोलूं आपको, गाड़ी आपने कब खरीदी? मैं बोलूं जब आपने प्राइस पूछा था पहले दिन कॉल करके, आपने तभी खरीद ली थी गाड़ी? ये तो गलत हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि जब आपने अप्रैल के अंदर क्या कहते हैं जाके वेरिएंट बुक कराया तो आप मार्च में ही गाड़ी ले चुके थे, मार्च में ही कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी कि आप गाड़ी ले जाओगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? इसलिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। द कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर बैड डेट और 4% ऑफ इट्स टोटल डेटर। टोटल डेटर का उसने कितना प्रोविजन बनाया? 4% का। इन द सेकेंड ईयर वीक ऑफ मार्च 2024 अ डेटर ऑफ 2.5 लाख हैड सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू एन अर्थक्वेक। तो जैसे ही अर्थक्वेक आया आप परेशान हो गए, आपकी नींद उड़ गई, आपने कहा भाई डूब गए, 2.5 लाख रुपए डूब गए, अब आपको नींद नहीं आ रही। ये कब की बात है? सेकेंड वीक ऑफ मार्च की बात है। ऑडिटर आपके घर के दरवाजे आ गया रात को 2 बजे कि भाई अर्थक्वेक आ गया है नेपाल के अंदर, आपका जो डेटर है वो 2.5 लाख रुपए लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, जल्दी हमें बताओ, हमें प्रोविजन बनाना है। आपने कहा मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसी संभावनाएं हैं क्योंकि अर्थक्वेक आया तो शायद वो बैंकरप्ट हो जाए। आपने कहा और इंफॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, तो आप लोग वेट करते गए, बैलेंस शीट बनाते गए, मई आया, मई में पता चला डेटर हो गया बैंकरप्ट, 2.5 लाख रुपए नहीं आएंगे। तो मुझे जरा बताओ ये मई 24 के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन आई एक्स्ट्रा, क्या इसने जो मार्च सेकेंड वीक में ऑडिटर पूछ रहा था उसको और पुख्ता नहीं कर दिया कि हाँ भाई ना मिलेगा पैसा? तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन आपको एविडेंस दे गई दैट द कंडीशन आर एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, कि ये डेटर बैंकरप्ट हो जाएगा। हेंस ये क्या बन गया? एक एडजस्टिंग इवेंट बन गया। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 हरी लिमिटेड को शू करती है कंपनी 13 लाख रुपए की फॉर इंफ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। तो जैसे ही उसने शू करा उसको, तो आपका ऑडिटर आके फिर खड़ा हो गया, बताओ भाई कितने रुपए देने पड़ सकते हैं? आपने कहा हमें नहीं पता, सोचना पड़ेगा, ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा। लीगल काउंसिल को बुलाया, उसने कहा कि शायद 8 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। तो आपने 8 लाख रुपए का क्या बना लिया? प्रोविजन बना लिया अपनी किताबों के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 26 मई हुई और कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि पार्टी सही कह रही थी, आप ही लोग चोर हो और गद्दार हो, तो आप लोगों को 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो जैसे ही 12 लाख रुपए की इंफॉर्मेशन आई, क्या इसने और पुख्ते सबूत नहीं दे दिए कि ये 8 लाख का नंबर एक्चुअली में 12 लाख होना चाहिए था? हाँ दे दिए। तो यानी कि ये कौन से इवेंट है जो एक्चुअली में आपको एविडेंस दे रहे हैं दैट द कंडीशन आर एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, हेंस ये कौन से इवेंट हो जाएंगे? ये भी एडजस्टिंग इवेंट हो जाएंगे। कैशियर जो है हरी लिमिटेड का पैसे दे के भग गया 3 लाख रुपए का ड्यूरिंग मार्च। However, the same come to the notice of the company management during अगस्त 2024। तो भाई अगस्त में आके जब आपने उसको
उसके साथ थर्ड डिग्री लगाया तो उसने कबूला कि हाँ भाई मैंने ही चोरी करे थे पैसे, मुझसे गलती हो गई। तो क्या जब वो कबूल रहा था तो उसने बताया आपको कि उसने मार्च में चोरी करा था? हाँ। तो यानी कि उसने कबूलते हुए आपको एविडेंस दे दिए कि कंडीशन जो थी वो एग्जिस्ट करती थी एट द बैलेंस शीट डेट। बट क्योंकि अगस्त आ गया था और आपकी जुलाई के अंदर शायद, हाँ जुलाई के अंदर आपकी बुक्स जो थी वो फाइनलाइज हो गई थी, तो हेंस ये क्या बन जाएगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट आप बोर्ड रिपोर्ट और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करके चलते हो। चेक मिला आपको 31 मार्च 2024 की डेट का, उस पर डेट लगी हुई थी 31 मार्च 2024 की। चेक 31 को नहीं मिला, उस पर डेट 31 की थी। आपको कब मिला है? अप्रैल के अंदर मिला है। जितने भी चेक थे वो आपने बैंक में प्रेजेंट कर दिए और वो रियलाइज हो गए सेम मंथ के अंदर इन द नॉर्मल कोर्स आफ्टर डिपॉजिट इन द बैंक, और फिर आपने बैंक में जमा कराया, 3-4 दिन के अंदर चेक क्लियर हो गया। तो मुझे जरा एक बात बताओ, क्या ये बोलना आपको चेक, ईमानदारी से बताना, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो, क्या आपको लगता है आप बैलेंस शीट बना रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि 31 मार्च को मेरे पास चेक इन हैंड था, मिला अप्रैल के अंदर है, क्या ये सही लग रहा है आपको बोलना? नहीं लग रहा ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि आपको चेक ही कब मिला है? अप्रैल में मिला है। ठीक है। Honey Limited is in the process of developing a new production method during the financial year 31st of March 23. Total expenditure incurred on development of this production method was 98 lakh rupees. On the 1st of January 23, okay, March 23 था और ये जनवरी 23 है, the production method meet the criteria as an intangible asset. Expenditure incurred till date is 68 लाख रुपीस का आप खर्चा कर चुके थे इस दिन तक। तो 68 लाख रुपीस कहाँ चले गए? रिसर्च फेज के अंदर चले गए, क्योंकि इसके बाद आपका डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो 68 कहाँ चले गए? रिसर्च फेज में। कहाँ चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मार्च तक आप खर्चा कर चुके थे 98 लाख का, जनवरी तक आप खर्चा कर चुके थे 68 लाख का। तो जनवरी से मार्च आपने कितना खर्चा करा? 30 लाख रुपए का। 9 में से 6 गया, 30 लाख, 30 लाख रुपए का आप खर्चा कर चुके थे। तो ये कौन सा खर्चा है? ये आपका डेवलपमेंट फेज का खर्चा है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द न्यू मेथड वाज 72 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और खर्चा करा 72 लाख का, तो 30 और 72 हो गया 102। अब कितने का इंटेंजिबल खड़ा हो गया अंडर डेवलपमेंट? 102। रिकवरेबल अमाउंट 1,02,000 का खर्चा तो कर दिया है, लेकिन पैसे कितने रिकवर करवा पाओगे? सिर्फ 52 लाख रुपए ही रिकवर करवा पाओगे। तो जितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उतने की ही क्या दिखाओगे? एसेट दिखाओगे। तो 102 माइनस 52, 50 लाख रुपए का क्या हो गया? इंपेयरमेंट लॉस हो गया आपको 50 लाख रुपए का। वो कहता है कैरिंग अमाउंट बता दो 31 मार्च 2023 में, तो वो आ जाएगा आपका 30 लाख रुपीस का। 31 मार्च 2024 में, हाँ 23 में, तो 31 मार्च 2024 में 72 और जोड़ दो 102, इम्पेयरमेंट 50 की माइनस करके ये आ जाएगा 52। कैरिंग अमाउंट ऑफ, अच्छा पीएनएल के अंदर कितना जाएगा? पीएनएल के अंदर जाएगा 50 और कैरिंग अमाउंट आएगा 52। और जरा आंसर भी मिला लें। इम्पेयरमेंट लॉस इतना आ गया, मार्च 24 के अंदर कितना आ गया? 52। मार्च 23 के अंदर कितना आ गया? 30 लाख। ईएक्सी लिमिटेड एक्वायर्ड करती है 70% इक्विटी शेयर ऑफ जेडीडी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024। कितने का खरीदे? 70 लाख रुपए के खरीदे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2024। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कह रहा है 20% से बढ़ा दो, तो 120 इंटू 20% हो गया 24, तो प्लस 24, या सीधा ऐसे कर देंगे प्लस 20%। वो कहता है इसको ले लो 144। फिर इन्वेस्टमेंट को कहता है 10% से गिरा दो, 55 लेस 10%, वो इसको ले लो आप 49.5। बाकी तो सब सेम है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है उसने डिक्लेयर करा, पे करा डिविडेंड, जेडीडी लिमिटेड ने 20% ऑन इक्विटी शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो यानी कि 2 रुपए पर शेयर का आपने डिविडेंड दिया। परचेस करे थे शेयर 20 रुपए के हिसाब से, तो 70 लाख रुपए दिए, 20 रुपए के हिसाब से शेयर परचेस करे। बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने परचेस करे? नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे 70 डिवाइडेड बाय 20, तो 3.5 लाख शेयर आपने खरीदे। आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? आपको डिविडेंड मिलेगा 3.5 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 7 लाख का डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड प्री है या पोस्ट है? तो आपने शेयर कब खरीदे? आपने शेयर खरीदे मार्च 24 में। डिविडेंड कब मिला? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑन मार्च 24 मिला। इक्विटी ऑन डिक्लेयर एंड पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2024, और आपने कब खरीदा था? मार्च 24 में ही आपने खरीदा था। तो सारा का सारा क्या हो गया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। प्री एक्विजिशन को कहां से माइनस करोगे? इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे। तो आप क्या निकालोगे? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट स्टैंड अलोन में कितनी आएगी आपकी? 70 माइनस 7,
तो वो हो जाएगी 63। यहाँ से निकालो जरा नेट एसेट कितनी आएगी, 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 माइनस 90 माइनस 50 138.5, ये कितनी आई 138.5। आपके हिस्से कितनी आएगी, 70% की नेट एसेट आपके हिस्से आएगी 70%, तो 96.95 आपके हिस्से में आएगी। और आपकी पीसी कितनी की है या इन्वेस्टमेंट कितने की है, 63 माइनस 63, तो 33.95 का क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। 33.95 का आपके पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। पढ़ते हैं आगे। From the following data determine minority interest on the date of acquisition and on the date of consolidation। ये केसेस आपको दे रखे हैं। तो माइनॉरिटी की होल्डिंग कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 15, यहाँ पे आ गई 30, यहाँ पे आ गई 35, यहाँ पे आ गई 10, यहाँ पे आ गई 0। भाई डेट ऑफ एक्विजिशन में आपकी वो कितनी थी, नेट एसेट, शेयर कैपिटल और प्रॉफिट का टोटल, तो 1,35,000 प्लस 60,000 इंटू 15%, यहाँ पे आ जाएगा 29,250, और 1,25,000 प्लस 45,000 इंटू 30%, यहाँ आ जाएगा 51,000। ऐसे करके आप सबका निकाल लोगे, कुछ नहीं करना, इसका टोटल मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज, इसका टोटल मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज, ऐसे करके आपका माइनॉरिटी निकल आएगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कंसोलिडेशन के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इनका टोटल मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज, इनका टोटल मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज। और मैं एक बार आपको आंसर गो थ्रू करा देता हूं। तो ये आपने भी निकाल ली माइनॉरिटी परसेंटेज। पहला देखो इनका भी 29,251 और 51 आ रहा है, अगला ये भी निकाल लो, 1,35,000 प्लस 70,000, इसका 15% निकाला 30,750, 30,750, 1,25,000, ये जोड़ रहा हूं मैं, 1,25,000 प्लस 5,000, 1,30,000, इसका 30% 39,000, ये आ गया 39,000। सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड ऑन 15 नवंबर गुड्स वर्थ ₹5 लाख वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना था, 4 महीने। तो कब तक आ जानी थी अप्रूवल, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च तक आ जानी थी, 14 मार्च तक अप्रूवल आ जानी चाहिए थी। आफ्टर विच दे आर कंसिडर एज सोल्ड। बायर सेंड ने सेंड करी 75% गुड्स सोल्ड, अप्रूवल फॉर 75% ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन 31 जनवरी, नो अप्रूवल फॉर द डिसअप्रूव रिसीव अप टू 31 मार्च। तो नहीं आया तो आप क्या मानोगे, अप्रूव, तो आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे, 5 लाख रुपए का। 31 मार्च को गुड्स वर्थ ₹2,40,000 बेच दिए थे ब्राइट लिमिटेड को, बट ड्यू टू रीफर्निशिंग ऑफ देयर शोरूम अंडरवे ऑन देयर रिक्वेस्ट, आपने डिलीवर कब करे, 10 अप्रैल को। तो आप ये रेवेन्यू बिल एंड होल्ड बेसिस पे याद करो, आप कंडीशंस कौन कौन से देखते हो कि आपने वो गुड्स रेडी कर दिए, गुड्स आइडेंटिफाइड है और रोके गए हैं बायर की वजह से, तो तीनों पूरी हो रही हैं, हेंस आप रेवेन्यू कितना बुक करोगे, 2.4 का। रेनबो लिमिटेड सप्लाई करता है गुड्स वर्थ ₹6 लाख टू शाम लिमिटेड एंड करेंटली अग्री टू रीपरचेज द सेम गुड्स ऑन 1 अप्रैल। तो सेल तो हुई नहीं है, तो क्या हो जाता है, एक तरीके का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो जाता है। ड्रू लिमिटेड यूज सर्टेन एसेट फॉर ऑफ रेनबो लिमिटेड, रेनबो लिमिटेड रिसीव करता है 7.5 लाख एंड 12 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ड्रू लिमिटेड ऑन 23-24। तो इंटरेस्ट आप टाइम प्रमोशन बेसिस पे और रॉयल्टी आप एग्रीमेंट बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे करते हो। बट अनसर्टेनिटी जो होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है अबाउट द कलेक्शन, वो अभी भी बरकरार रहती है। मतलब वो वाला टेस्ट आपका बरकरार रहता है। आपको अगर अनसर्टेनिटी लग रही है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके नहीं चलते इस केस में भी। 25 दिसंबर गुड्स वर्थ ₹4 लाख वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑफ विच 40% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एट द एंड ऑफ 31 मार्च। तो भाई साहब 40% अभी भी नहीं बिके हैं, तो 60% बिक गए हैं, तो 2,40,000 रुपए का आप रेवेन्यू बुक करके चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रॉकी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024, आपको ये दे रखी है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज फ्रेम्ड एंड अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑल द कंसर्न पार्टी एंड इम्प्लीमेंटेड। तो आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। हमेशा देखो बेनिफिट कहाँ कहाँ हो रहा है, बेनिफिट चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, और एंट्री पास कर दो आपको। लेकिन एग्जामिनेशन में पूरी एंट्री पास करनी होती है। जैसे अब वो बोल रहा है कि भाई इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर दिया इनटू सेम नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5। तो अभी इक्विटी वालों ने 10 रुपए दे रखे हैं, आपने उनको बोला हम मान रहे हैं तुमने 10 नहीं 2.5 दिए हैं, तो 7.5 रुपए का आपको फायदा हो गया। तो आपकी नेट एंट्री का जो इम्पैक्ट आएगा इसका, वो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने
500 डिवाइड 50 इंटू 7.5, 50 इंटू 7.5, 375 टू कैपिटल रिडक्शन 375। आओ जरा ये देखो 375। मैं ये नेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को आपको क्विकली कॉन्सेप्ट समझाना होता है, लेकिन आपको ये पास करनी है कि 10 वाली कैपिटल खत्म हो गई, 2.5 वाली कैपिटल आ गई और 7.5 का फायदा हो गया इनटू नंबर ऑफ शेयर। डायरेक्टर एग्री टू फॉरगो देयर आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन। क्या आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन बुक्स में आ रही है? हाँ आ रही है, ये रही 10 की, तो 10 से आप एंट्री डाल दोगे, ये भी आपको बेनिफिट हो गया। आप कहोगे आउटस्टैंडिंग रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 10 और 10। डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन रिटर्न फॉर देयर 12% डिबेंचर बीइंग अनरिटर्न 13% डिबेंचर। तो कितना आ रहा है इनका? आ रहा है, क्या कहते हैं, अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ रहा है 48 का, तो 48 रुपये का आपको फायदा हो गया। तो इसकी एंट्री क्या करोगे? आप कहोगे डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 48 से, डिबेंचर कितने के आ रहे हैं? 400 के, 12% डिबेंचर डेबिट 400 के टू 13% डिबेंचर 400 के टू कैपिटल रिडक्शन 48, क्योंकि 48 का ही तो आपको फायदा हुआ उन्होंने जब अपना ब्याज छोड़ दिया। तो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब फॉर कैश फुली पेड इक्विटी शेयर 2.5 फॉर 125 लाख, तो कुछ नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कोई फायदा थोड़ा ना हो गया, शेयर इशू करें तो शेयर कैपिटल इशू कर दो 125 से, कोई फायदा थोड़ा ना हो गया। फायदा कहाँ हुआ? फायदा यहाँ हुआ जब डिबेंचर ने 48 लाख रुपए छोड़ दिए। फायदा क्या हुआ? डायरेक्टर ने जब अपनी रेम्यूनरेशन छोड़ दी 10 लाख की, तो उसका फायदा हुआ। फायदा कहाँ हुआ? जब इक्विटी वालों ने 7.5 रुपए छोड़ दिए, तो आपको फायदा हुआ। ये सब आपको फायदे हुए हैं। यहाँ पे शेयर इशू कर दिए, कोई फायदा थोड़ा ना हो गया आपको। फिर उसके बाद कहता है ट्रेड पीपल आर गिवन एन ऑप्शन of either to accept fully paid share of die each for the amount due to them or to accept 80% of the amount due in cash। ट्रेड पेपर 65 लाख वाले थे, उन्होंने इक्विटी शेयर ले लिया, जबकि 100 लाख वाले इक्विटी वालों ने 80 लाख का कैश ले लिया। तो फायदा कितने का हुआ? 20 लाख का। यही आपका कैपिटल रिडक्शन के अंदर चला जाएगा। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से आएगा? 65 और 100, 165 से टू 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 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनों को देनी है जी? 65 वालों को। और कैश कितनों को देना है? 100 वालों को 80 और 2 कैपिटल रिडक्शन 20। बच्चे मुझसे पूछते सर आप फटाफट कैसे डायरेक्ट कर देते हो? तो मैं ये देखता हूं कि फायदा क्या हुआ, क्योंकि जो फायदा जो नुकसान हुआ है वही आपका कैपिटल रिडक्शन है। यहाँ पे देखो ना, आपने 65 लाख वालों को तो शेयर ही दे दिए, तो 65 लाख पे कोई फायदा नुकसान हुआ नहीं। जिनको 100 लाख रुपए देने थे, यानी कि 1 करोड़ देने थे, वो 80 लाख में मान गए, तो 20 लाख का फायदा हो गया। तो मैंने सीधा 20 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया, इसलिए आपका आंसर भी आ जाता है। एनीवे एसेट को रीवैल्यू कर दिया गया कुछ इस तरीके से। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आ रही है? 184। तो 184 से एसेट कितने की हो गई? 230 की हो गई। तो ये आपको फायदा हो गया, कितने का हो गया? 230 माइनस 184, 46। तो 46 का आपको ये फायदा हो गया। प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ रही है? 286। प्लांट एंड मशीनरी हो कितने की गई? 220। तो 286 माइनस 220, 66 का आपको लॉस हो गया। इन्वेंट्री कितने की आ रही है? इन्वेंट्री आ रही है 142 रुपए की, 142 माइनस 120, 22 रुपीज का आपको, 22 लाख का आपको घाटा हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 76 के, ट्रेड रिसीवेबल आ कितने रहे? 80 के, तो 4 का आपको यहाँ पे भी घाटा हो गया। तो एंट्री कर दो। एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 46 टू प्लांट एंड मशीनरी 66 टू इन्वेंट्री 22 टू ट्रेड रिसीवेबल 4। बैलेंसिंग फिगर देखो भाई कहाँ बच रही है? 46 माइनस 66 माइनस 22 माइनस 4, 46 डेबिट 46 कैपिटल रिडक्शन। फिर उसके बाद बताओ जी कितना बैलेंस बच रहा है आपका कैपिटल रिडक्शन में? 375 क्रेडिट, 10 क्रेडिट, 48 क्रेडिट, 20 क्रेडिट, 46 डेबिट, 407। 407 से आप क्या क्या उड़ा दोगे? आप उड़ा दोगे, कहाँ गया कहाँ गया, गुडविल उड़ा दोगे 15 की, क्योंकि जो कंपनी फ्यूचर में बिजनेस कर नहीं पा रही उसे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेंगे गुडविल के, तो 15 का ये उड़ा दोगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा होगा 390, ये उड़ा दोगे। डिस्काउंट एंड इशू ये भी उड़ा दोगे। तो बस आपका आ रहा है, आप करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 407 टू गुडविल 15 टू P&L
390 और 2 डिस्काउंट 8 और 2 कैपिटल रिजर्व। तो 407 माइनस 15 माइनस 390 माइनस 8, 6 का कैपिटल रिजर्व यूज हो गया भाई, 6 लाख का कैपिटल रिजर्व आपका यूज हो गया। तो आओ जरा इसे भी देख लेते हैं। हाँ जी, बीइंग लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस इन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व आपका 6 लाख का यूज हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्यादा आपको ज्यादा फायदे हुए नहीं ना, लोग खा आपको ज्यादा गए भाई, डूबते हुए भी कोई सहारा नहीं है, देख लो जी यही दुनिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश बाय हेलो लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024 एज रिक्वायर्ड बाय पार्ट 1 शेड्यूल 3। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, ट्रायल बैलेंस बेसिकली दे रखा है, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीजें हैं इन सब का क्या जाएगा, सिंगल इफेक्ट। और एडजस्टमेंट का क्या जाएगा, डबल इफेक्ट, अगर वो एडजस्टमेंट है तो। कई बार आपको डिस्क्लोजर के लिए भी दिया होता है, जैसे अदर देन कैश, ये आपको डिस्क्लोजर के लिए दिया है। जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे तो आपको लिखना होगा ब्रैकेट में कि 10,000 शेयर जो है अदर देन कैश के लिए इशू करे थे। ट्रेड रिसीवेबल 2,60,000, ये भी आपको डिस्क्लोजर के लिए दिया है कि आप बना सको कि भाई ये मोर देन 6 मंथ है, ये अदर्स हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट ये आपको नोट बनाने के लिए दे रखा है, ऊपर आपको फिर नेट दे रखा होगा एसेट के अंदर। हाँ देखो ना, ये नेट बैलेंस आपको दे रखा है, तो कॉस्ट माइनस नेट करोगे कि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा, तो वो आपको उसी तरीके से दिखाना है, ग्रॉस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट। अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, हाँ डेप्रिसिएशन चार्ज आपको नहीं करना, तो आपको बस डिस्क्लोजर के लिए वो दे रखा है कि ग्रॉस माइनस एक्डेप इज इक्वल टू नेट, और आपको वैसे ही दिखाना है, सभी कंपनियां वैसे ही दिखाती हैं। द बैलेंस ऑफ 7.5 लाख और नोन अकाउंट विद द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट, ये भी आपको डिस्क्लोजर के लिए दे रखा है। बैलेंस इन बैंक इंक्लूड 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड, जो एक शेड्यूल बैंक नहीं है, ये भी आपको डिस्क्लोजर के लिए दे रखा है। 20,000 आपको जनरल रिजर्व से प्रपोज करने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है। तो ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, रिजर्व एंड सरप्लस की एडजस्टमेंट है। विद इन रिजर्व एंड सरप्लस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस 10,000, ऊपर जनरल रिजर्व प्लस 10,000 कर दोगे, तो ये एडजस्टमेंट नाम की ही एडजस्टमेंट है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ इसके अंदर बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर आपसे ना हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद ए लिमिटेड बी लिमिटेड आर कैरिंग ऑन देयर बिजनेस इन द सेम नेचर ऑन 31 मार्च 2024, इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है दोनों कंपनियों की, ए की भी बी की भी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया बी लिमिटेड को ऑन द अबव डेट, और बोथ द कंपनी एग्रीइंग अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑन द फॉलोइंग टर्म। ए लिमिटेड इशू करेगा, अच्छा ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है बी को, तो इशू कर रहा है वो 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार, तो ये कितने हो गए, 8 लाख हो गए। A Limited will issue 10% preference share of ₹100 each to discharge the preference shareholder of B Limited at 15% premium in such a way that their existing dividend quantum of the preference shareholder of B Limited will not get affected। तो वो कह रहा है कि जो B Limited के preference shareholder है 5 लाख का, इसको 15% प्रीमियम पे पैसा देना है। तो जब हमने इनसे बात करी भाई तुम कितने लोगे, तो इन्होंने कहा 5 लाख प्लस 15%, 5,75,000 देंगे साहब हम। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हें 5,75 दे देंगे। तो उन्होंने कहा 5,75 का ब्रेकअप आप दोगे ना, तो बस फेस वैल्यू जो है वो इतनी देना कि हमारा डिविडेंड जो भी है उतना ही आए। तो अभी उनका डिविडेंड कितना है, अभी 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 8% का रेट है, 8 5 40, तो 40,000 रुपए का वो अभी डिविडेंड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं आप 10% वो इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर, तो हमें 40,000 का ही डिविडेंड चाहिए। तो हमने कहा अगर हम आपको 4 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर दे देंगे तो आपको 40,000 का डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। 5,75 टोटल देना है, 4 लाख की फेस वैल्यू होगी, और 1,75 का क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 1,75 का, इतना सा पॉइंट है ये, ठीक। फिर डिवेंचर को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना, बिल रिसीवेबल जो है आपस में ही है। एक कंटिजेंट लायबिलिटी निकल कर आ गई 72,000 रुपए की। जैसे ही ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, तो बी लिमिटेड ने अपना आटा किसी को बेचा था, किराने की दुकान थी, वो आटा खराब निकल गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसने कोर्ट केस कर दिया, वो ऑर्डर लेकर आ गए, लाओ जी हमें हमारे 72,000 रुपए वापस करो, जो हॉस्पिटल का खर्चा है तुम्हारा खराब आटा खा के। तो ए लिमिटेड ने कहा अब तो अपनी कंपनी है, देना ही पड़ेगा, तो 72,000 उसको भी दिए। फिर उसके बाद एक्सपेंशन अमलगमेशन, दोनों दुकानों को जोड़ने के लिए दीवार गिराई, ठेकेदार ले गया 12,000 रुपए, वो भी ए लिमिटेड ने बियर करा। You are required to pass opening journal entry in the books of A Limited and prepare opening balance sheet of A Limited on 1st of April 2024 after amalgamation। मानते हुए कि मर्जर है तो फिर और मजे की बात है भाई। 12,000 कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आप कहाँ ले जाओगे, ये आप टेकन ओवर में ले जाओगे, टेकन ओवर की एंट्री के अंदर आप ले जाओगे। जरा एक बात सोचो, मैंने आपको जो ऑल एडजस्टमेंट ऑफ AS 14 वाली वीडियो है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल बताया था कि मर्जर और परचेज के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हमने देखा था कि मर्जर के अंदर क्या होता है कि दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं,
तो अब ये मर्जर हो रहा है, तो देखो मैं तुम्हें चीजें चेक कराता हूँ भाई। अब ये दुकान और ये दुकान अगर मर्ज हो जाएगी तो नई दुकान होनी चाहिए ए प्लस बी, तो यानी कि इसकी नेट एसेट जो है और बी की जो नेट एसेट है वो मिलके हो जाएंगी ए प्लस बी की नेट एसेट। जरा जोड़ो कितनी आ रही है, 12 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000, ये आ रही है 41,70,000। 41,70,000 सारी। अच्छा ये रह गए भाई, पी एंड एल वाले रह गए, देखो ये भी लेना है ना। हाँ, तो प्लस 2,16,000 प्लस 1,92,000, तो ये आ रहा है 45,78,000। 45,78,000 ये आ रहा है। आपको एक्स्ट्रा क्या खर्चा करना पड़ गया था, 72,000 रुपए की कंटीजेंट लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी और 12,000 दीवार गिराने के देने पड़ गए। तो माइनस कर दो इसमें से 72,000 और 12,000, तो यही नेट एसेट आएगी आपकी नई कंपनी की। -72 -12, तो ये होती है 44,94,000, यही नेट एसेट आएगी आपकी नई कंपनी की। वो मैच करा दूंगा अभी। फिर उसके बाद मुझे जरा एक बात बताओ, पीसी कितनी जा रही है, 8 लाख प्लस 5,75,000, 13,75,000 रुपए की पीसी जा रही है, यानी कि शेयर कैपिटल इशू हो रही है। अगर बी लिमिटेड को मेरे को ए लिमिटेड को अपनी दुकान में शामिल करना था बी लिमिटेड को, तो वो उसको इतनी कैपिटल देता, 7,20,5, ये दोनों मिला के ये वाली, तो 7,20,000 प्लस 5 लाख, 12,20,000 देनी चाहिए थी, उसने कितनी दे दी, 13,75,000। तो कितने रिजर्व से कैपिटलाइज करा लिया, 13,75,000 माइनस 12,20,000, 1,55,000 से आपका रिजर्व कैपिटलाइज हो गए, यानी कि रिजर्व आपके कम हो जाएंगे, जो एक्विजिशन एंट्री में 1,55,000 आएगा। मर्जर के अंदर आपको क्या करना है, पूरी बैलेंस शीट जोड़ देनी है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट उसकी जोड़ देनी है एज इट इज। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको इसको इसको, इंटर कंपनी काट देना, बस इन सबको जोड़ते चले जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जोड़ दो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट को जोड़ दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस को भी जोड़ दो, जनरल रिजर्व को भी जोड़ दो, सब कुछ एक्वायर कर दो इनका। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आपका बचेगा ना, वो जर्नलिज्म में पता कितना बचेगा, वो 1,55,000 बचेगा, क्योंकि आप पीसी कितनी पे कर रहे हो, 13,75,000, और आपको देने कितनी चाहिए थी, 7,20 प्लस 5, 12,20,000। आओ जरा नई कंपनी के पास भी देखते हैं। देखो 1,55,000 बच रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, जोड़ो जरा, 3 और 1 4, 44,94,000, 44,94,000, ठीक। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरी आप कर लोगे। वो कहता है द कंपनी हैज नॉट मेड अ प्रोविजन फॉर वारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन गुड्स कंसीडरिंग दैट द कंपनी कैन क्लेम वारंटी कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लायर, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इन द लाइन द प्रोविजन ऑफ एएस 29। तो भाई उसको वारंटी का प्रोविजन बनाना था, वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसको ये ठीक करना चाहिए। बाकी साथ दोनों क्वेश्चन थ्योरी है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मॉडल टेस्ट पेपर होता है समाप्त। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे में मिल जाएगा वीडियोस की, कमेंट करके भी रीच आउट कर सकते हो, विच एवर वे, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज जो है वो हैंडल करूंगा। हमें कॉन्सेप्चुअल ही प्रिपेयर होके जाना है, प्रोफेशनल एग्जाम है, रट्टे मार के काम नहीं चलेगा। अब हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि ये है क्या, ये क्यों है, उससे सवाल करने में मजा आएगा, कभी फंसोगे भी नहीं आगे क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या क्या रहा है। और हमें जब ये पता चल जाता है कि हम ऐसी ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है और आप फंसते भी नहीं हो क्वेश्चन के आगे कि ये क्यों, इसमें ये क्यों, उसमें वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप हुए होंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।